नमस्कार, प्रणाम। मैं नदवन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के आपके जो विषय हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और आपके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LLB 3 ईयर्स में जो लास्ट ईयर का 6 सेमेस्टर है उसका जो आपका पहला पेपर है प्रोफेशनल एथिक्स और कोड क्राफ्ट का। वृत्तिक आचार का मतलब आप क्या समझते हैं, और ये 4 यूनिट का जो सिलेबस है, सबसे पहले एक बार हम सिलेबस की ओर बात कर लें तो पहली यूनिट आपकी लीगल प्रोफेशन को लेकर के है। और इस लीगल प्रोफेशन की यूनिट में आपको लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे जो बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटिंग एक्ट है, हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1861 वाला था, तो वहाँ से जो विधि के व्यवसाय में जो लोग रत थे, जो लोग शामिल थे, जो लोग विधि व्यवसाय में थे, जो लोग लीगल प्रोफेशन में थे, उन्होंने कैसे अपना काम सुचारू रूप से किया और कैसे उनके काम को थोड़ा सा नियमित करने के लिए, उसके नियमन के लिए कुछ रूल्स बने, कुछ रेगुलेशंस बने, कुछ एथिक्स की बात की गई। अब जैसे यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया है। एक जो सवाल आपसे आता है कि क्रमानुगत बताइए। क्रमानुगत मतलब थोड़ा सा कि इस फेज से इस फेज तक ऐसी स्थिति रही, इस फेज से इस चरण तक ऐसी स्थिति रही, इस प्रकार से। उसके बाद 2 चीज़ें वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल के बारे में है और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, कि जो राज्य का बार काउंसिल है, विधि की परिषद है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसका गठन कैसे होता है, उसके पास क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करने को होता है, एक अधिवक्ता के इनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, कब। अब जैसे मैं एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर में LLB ऑनर्स में, LLB 3 ईयर्स में कोर्स में पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेते ही या दूसरे तीसरे सेमेस्टर तक एडमिशन लेते ही अपनी गाड़ियों पे एडवोकेट लिखवा लेते हैं, या अपनी कहीं पर सोशल मीडिया के ID पर अपना नाम के आगे एडवोकेट लिख लेते हैं, अधिवक्ता लिख लेते हैं, जो कि एक्ट के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो गलत है। जो एडवोकेट्स एक्ट है उसके अंतर्गत देखा जाए तो वो अपराध है। जब तक कि आपकी लॉ की डिग्री पूरी नहीं हो जाती है और जब तक आप बार काउंसिल खुद अपने स्टेट के बार काउंसिल के अंदर एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट नहीं हो जाता है, तब तक आपको आपके नाम के आगे एडवोकेट लिखने का, अधिवक्ता लिखने का अधिकार नहीं है। आप लॉयर हैं, आप विधिवेत्ता जरूर होंगे, आप विधि के जानकार जरूर होंगे, लेकिन आप एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट वही है जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में एडवोकेट के रूप में एनरोल हैं। तो वहाँ पे एनरोलमेंट का भी एक आपके लिए जो टॉपिक है, जो सवाल है, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अधिवक्ता के एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, एनरोलमेंट से आप समझते क्या हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों का पावर, फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिसडिक्शन, इस प्रकार से चीज़ें आपको पढ़नी होती है। दूसरी यूनिट जो है प्रोफेशनल एथिक्स के विषय में है, वृत्तिक आचार के विषय में है। आचार आप समझते होंगे, जब हम लोग कहते हैं कि इनका आचार विचार ठीक नहीं है, उनका आचार अच्छा था, आचार नहीं, आचार, विकल्प नहीं, कंडक्ट, कि किसी व्यक्ति का जो एक खास व्यवसाय है, जो खास पेशा है। जैसे आप सोने चांदी की बात करिए तो वहाँ पर कैरेट में शुद्धता आंकी जाती है कि ये इतना कैरेट शुद्ध है, इतना कैरेट में, इसमें 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है। तो वैसे ही वकील के लिए जो कैरेट तो नहीं बोलते हैं, वकीलों के लिए कैरेट नहीं बोलते हैं, वकीलों के लिए कहा जाता है कि वो कितना एथिकल वैल्यू का वो सम्मान करते हैं, वो कैसे अपने कलीग्स के प्रति उनका क्या व्यवहार है, उनका कोर्ट के प्रति क्या व्यवहार है, उनका अपने अपोजिट पार्टी के प्रति क्या व्यवहार है। तो उस प्रकार से जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसका मतलब क्या होता है, किसी प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, मानक क्या क्या है, कंडक्ट एटिक्वेट को लेकर के है, इंटरेस्ट और ड्यूटी का जो कन्फ्लिक्ट है, और ढेर सारी ड्यूटीज़ हैं। वहीं पर एक टॉपिक है सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। एडवोकेसी के सेवन लैम्प्स मतलब वही लालटेन लैम्प वाला, लेकिन यहाँ पर लैम्प का मतलब 7 गुण से है कि वो अधिवक्ता के अंदर 7 गुण होने चाहिए। सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी आपने अगर किताब से पढ़ा होगा तो मिल जाएगा, आपको गाइड में नहीं मिलेगा। तीसरी यूनिट आपकी बेंच और बार रिलेशनशिप को लेकर के। जब आपने लॉ में एडमिशन लिया होगा, अगर आपने कुछ निबंधात्मक किस्म की चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के जो 2 पहिए हैं, रथ के जो पहिए हैं, वो है एक बार है, एक बेंच है। एक बार है, एक बेंच है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होती है कि जो बार और बेंच का आपस का जो संबंध है, जो समन्वय है, वो बना रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जो सारा का सारा जस्टिस डिलीवर होना है। वकील अगर हड़ताल पे चला गया तो जज साहब अकेले बैठकर कुछ नहीं कर सकते, और जज साहब अगर एक बायस्ड हो जाएं या एक खास किस्म से वो जजमेंट देना शुरू कर दें, कुछ विशेष रूप से जजमेंटल हो जाए, तो फिर न्याय की जो प्रणाली है, जो न्याय प्रदान करने की प्रणाली है, वो कोलैप्स कर जाएगी, फेल हो जाएगी। तो बार और बेंच का जो रिलेशन है वो बहुत मधुर बना रहना चाहिए, बहुत उसके अंदर जो सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। उसके बाद वहीं पर एक चीज़ है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।
जैसे ही प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करना कोई भी बंद कर दे, वैसे ही समझ लीजिए वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करना, कदाचार करना शुरू कर देता है। और वहीं पर एक चीज़ है, एडवोकेट के जो राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो क्या क्या हैं। चौथी यूनिट आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को लेकर के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, अवमानना का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से चीज़ें हैं। वही कंटेम्प्ट में एक दो चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग अमूमन ये समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है हमेशा वकील के द्वारा हो सकता है, हमेशा अधिवक्ता के द्वारा हो सकता है, लेकिन यहीं पर आपके टॉपिक है कि कंटेम्प्ट क्या जज के द्वारा हो सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। अगर जज साहब ने कोई बात कही, कोई अपना ओपिनियन दिया, कोई निर्णय दिया, उस पर अगर कोई अखबार बहुत डिफेमेटरी तरीके से कुछ लिख रहा है, तो क्या वो उसको कंटेम्प्ट कर रहा है। या अगर जज साहब ने किसी को सज़ा दे दी, 3 साल की सज़ा दे दी, उसके बावजूद की उसकी जो सज़ा है, जो सज़ा उसको मिली है, उस सेंटेंस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो आदमी कहीं बाहर घूम रहा है, तो क्या जो पुलिस वाले हैं या जिनकी भी जिम्मेदारी थी उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना, क्या वो लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। उसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी रेमेडीज़ क्या है, इस प्रकार से सवाल आपको पूछे जाते रहे। अब अगर हम एक एक करके सवालों की बात करें तो सबसे पहले आपके लिए जो सवाल मैंने कहा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है भारत में, जो विधिक व्यवसाय के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात है कि इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो आपके लिए ज़रूरी है। और वहीं पर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, बार काउंसिल का जुरिस्डिक्शन और बार काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन लोग बार काउंसिल के अंदर शामिल होते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक बार काउंसिल है, एक बार एसोसिएशन है। बार एसोसिएशन जो है वो जिले में अधिवक्ताओं का एक संघ होता है, और बार एसोसिएशन हर जनपद में है, किसी भी जनपद, लखनऊ बार एसोसिएशन, गोंडा बार एसोसिएशन, बहराइच बार एसोसिएशन, गोरखपुर बार एसोसिएशन, गाजियाबाद बार एसोसिएशन। तो ऐसे करके जो बार एसोसिएशन है वो अधिवक्ताओं का एक तरीके से देखा जाए तो उनका स्थानीय संघ है, देखा क्या जाए वो स्थानीय संघ है ही। और जो बार काउंसिल है वो एक स्टेट बार काउंसिल होती है, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब भारत देश भर के लिए है, जो विधि की पढ़ाई को लेकर के और विधि के व्यवसाय को लेकर के नियम बनाने की क्षमता रखती है, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस के साथ, सहयोग के साथ। तो पहली चीज़ तो आप उसका विकास देख लीजिएगा, कैसे इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन है उसका डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स की बात की गई है वो कब से कही गई, कैसे कही गई। दूसरी चीज़, आप बार काउंसिल के पावर, फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। और जिस समय आप बार काउंसिल का काम पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि बार काउंसिल का ही काम है किसी व्यक्ति को, जिसने लॉ की पढ़ाई करी हुई है, उसको एडवोकेट, एज एन एडवोकेट इनरोल करना। तो ये इनरोलमेंट का जो काम है, इनरोलमेंट का जो प्रोसीजर है बार काउंसिल के द्वारा, उसको भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़, प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं। और जब आप प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब पढ़ रहे हैं तो उस समय वो 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी अपने आप सीन में आ जाता है। 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी पढ़ लीजिएगा। और यहीं पर एक चीज़ और आप तैयार करिए कि प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब तो आप समझ गए कि वकील साहब स्पीडी ट्रायल के लिए प्रयास करें कि वो स्पीडी ट्रायल का जो सिद्धांत है तो उसमें वो भी कुछ सहयोग करें, वो अड़ंगा ना डालें। जैसे ही वो अड़ंगा डालना शुरू कर देते हैं, वो अड़ंगा ना डालें, ये उनका प्रोफेशनल एथिक्स कहता है। जैसे ही वो अड़ंगा डालना शुरू करते हैं, जैसे ही वो हर बार आकर कहते हैं साहब लंबी डेट चाहिए, अभी तैयारी नहीं हुई है, तैयारी के लिए मौका चाहिए, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि वो जानबूझ करके चाह रहे हैं कि ये लंबी इसकी डेट लगती रहे और उनके साथ जो न्याय की डिलीवरी में उनका जो सहयोग होना चाहिए, योगदान होना चाहिए, वो देना नहीं चाह रहे हैं। तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। अच्छा, एडवोकेट को कहा जाता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एडवोकेट जो है वो जब कोर्ट में खड़ा हुआ है तो वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो एक एडवोकेट चूँकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि जज साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अफसर हैं, बाकी जो कोर्ट अफसर बैठा हुआ है, बाबू चपरासी जो बैठे हुए हैं वो अफसर हैं, बाकी जो नीचे खड़ा हुआ है एडवोकेट वो एक सामान्य आम आदमी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एडवोकेट भी उसी प्रकार से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है जिस प्रकार से ऊपर डायस पर बैठे हुए अधिकारी हैं। तो पहली चीज़ तो आपको पढ़ना है कि प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है, और बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक एडवोकेट के पास क्या राइट्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, और उसकी क्या भूमिका है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, कि वो अपनी एथिकल वैल्यूज़ को ना भूले और अपने प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने की पूरी भरसक प्रयास करें। उसी प्रोफेशनल एथिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी जो अपोजिट चीज़ें हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में सब चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखें तो जो बार बेंच का रिलेशन है आपस का, बार बेंच के रिलेशन पर एक निबंधात्मक किस्म का सवाल तैयार करके रखिए। सवाल आते रहे हैं कि बार का बेंच के प्रति कर्तव्य बताइए क्या क्या है, ड्यूटीज़ क्या क्या है, या सवाल आता रहा है कि बार बेंच का जो रिलेशनशिप है वो कैसे लंबे समय से
जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के रथ के पहिए के रूप में, सिक्के के दो पहलू के रूप में, एक दूसरे के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर के तरह बार और बेंच काम करते रहे हैं, उस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से चीज़ें हैं। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको जानना है क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। और जिस समय आप ये अवमानना विधि पढ़ रहे हैं उस समय आप ये भी पढ़िए कि क्या कोई जज साहब, क्या कोई मजिस्ट्रेट या क्या कोई अधिवक्ता के इतर, अधिवक्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। क्या उसके किसी कथन से सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है, क्या उसके किसी प्रकाशन से सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है, उसको कायदे से आप पढ़ लीजिएगा। सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो अंतर है दोनों का, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जिस समय हम एक चीज़ वहाँ पर पढ़ते हैं कि राइट्स, एडवोकेट के राइट्स, तो वहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं कि क्या एडवोकेट का हड़ताल पर जाना, स्ट्राइक पर जाना, इस चीज़ को लेकर के लोगों के साथ समस्या होती है। जो लोग लिखते हैं कि आम जनजीवन प्रभावित हुआ। अधिवक्ता भी समाज के अन्य लोगों की तरह एक बौद्धिक प्रजाति है, जाति है, तो उनके भी अपने कुछ अधिकार हैं, जिन अधिकारों के मांग के लिए वो किसी भी समय या किसी भी अवसर पर हड़ताल करते हैं। और अगले दिन अखबारों में छपता है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, भारी मतलब नुकसान हो गया। तो क्या फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल नहीं कहेंगे, क्या अपने के पास हड़ताल करने का वैध अधिकार है? जैसे आप लेबर लॉ जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि प्रायर नोटिस देनी चाहिए, अपने अधिकार, अपने ऊपर के साहब को प्रायर नोटिस देनी चाहिए। तो क्या अधिवक्ताओं के लिए कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है कि हड़ताल करने के पहले वो किसी को संबोधित करके एक अपनी सूचना देंगे कि फला तारीख से हम लोग कार्य से विरत रहेंगे, हम फला तारीख से कार्य नहीं कर पाएंगे? इस प्रकार से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो अवमानना को देख लीजिएगा, प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दोनों को देख लीजिएगा, सिविल लैम्स ऑफ एडवोकेसी देख लीजिएगा, बार काउंसिल का जो पावर फंक्शन और जुरिडिक्शन है उसको कायदे से देख लीजिएगा, एनरोलमेंट वहाँ कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो वहीं पर एक दूसरा सवाल बन करके आता है कि जो उनकी एथिक्स हैं, एथिक्स टूवर्ड्स तमाम सारे लोग हैं कि उनकी कुछ ड्यूटी टूवर्ड्स क्लाइंट है, उनके खुद के क्लाइंट के प्रति उनकी कुछ ड्यूटी है, सामने डैश पर जो साहब बैठे हुए हैं उनके प्रति कुछ ड्यूटी है, कुछ ड्यूटी अपने जो साथी लर्नड काउंसिल हैं उनके लिए है, विरोधी जो पक्षकार है, पार्टी है, उसके लिए कुछ ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि वो बगल वाले वकील साहब से कहते हैं कि ऐसा करो कि यार तुम थोड़ी सी अपनी पैरवी ढीली कर देना, मैं थोड़ा जोरदार तरीके से अपनी बहस कर लूँ क्योंकि आज मुझे अपने क्लाइंट से पैसा लेना है, या आप ऐसा कर लो, आप पैसा ले लो। मतलब कुछ मिली भगत नहीं होनी चाहिए, आपस की कुछ रिगिंग नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से है। और उसके बाद बार बेंच का रिलेशनशिप जो हो गया, राइट और प्रिविलेजेस में आप कायदे से पढ़ लीजिएगा कि क्या राइट है कि वो उस पर हड़ताल पर जा सकते हैं या नहीं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ये मान के चलिए कि वहाँ से आपको 2 सवाल मिल जाएगा। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डेवलपमेंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है, जो कानून है, उसके डेवलपमेंट से लेकर के और सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दोनों के अंतर, और जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा कंटेम्प्ट है या जज साहब के द्वारा कंटेम्प्ट है, या एडवोकेट के अलावा, मतलब हम जिसे समझ रहे थे अभी तक कंटेम्प्ट कर सकता है, उसके अलावा क्या कोई और भी कंटेम्प्ट कर सकता है? इस प्रकार से चीज़ों को देख लीजिएगा। और प्रोफेशनल एथिक्स हो गया कुछ। अगर अच्छा एक आध बार जैसे छोटी टिप्पणी करने के लिए सवाल आया है तो उसमें आपको एडवोकेट, अटॉर्नी और प्लीडर में अंतर पूछा गया है। एडवोकेट, अटॉर्नी और प्लीडर, और एडवोकेसी की डेफिनेशन क्या है, इस प्रकार से छोटे सवाल जब कभी टिप्पणी करने वाले सवाल आते हैं कि 3 में से 2 बताइए, 3 में से 1 बताइए। वकील का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, इस प्रकार का सवाल है। विधि व्यवसाय का विकास कैसे हुआ, आचार संहिता क्या है, तो ये सब है। आप इन इतने सवालों को कायदे से पढ़ करके जाइए। उम्मीद है कि आपका पेपर बढ़िया होगा। पहला पेपर है आप सभी का और आपका लास्ट सेमेस्टर है, इसलिए आप सभी को इस अंतिम सेमेस्टर के पहले पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगले जो 2 वीडियो हैं वो अपलोड हैं, पहले से अपलोड है, उसको आप देख लीजिएगा। जो भी नया अपडेट होता है उसको लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।